नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। महंगाई काबू में, लेकिन आरबीआई ने नहीं बदली ब्याज दरें। FY25 जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% पर बरकरार, लेकिन अब यूपीआई के जरिए एटीएम से कैश जमा करने की सुविधा। आरबीआई पॉलिसी के बाद बाजार में बड़ी रफ्तार। एचडीएफसी बैंक के दम पर बैंक निफ्टी नए शिखर के करीब पहुंचा। निफ्टी फ्लैट, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी। पाकिस्तान में भारत की तरफ से टारगेटेड किलिंग वाली गार्डियन की रिपोर्ट को रक्षा मंत्री राजनाथ ने किया खारिज, लेकिन कहा आतंकवाद बर्दाश्त नहीं, घर में घुसकर मारेंगे। पीओके को भी बताया भारत का हिस्सा। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज रात 8 बजे। – 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। एमएसपी कानून, किसान कर्ज माफी और जातीय जनगणना की गारंटी। गरीबों को सालाना 1 लाख रुपए की मदद का ऐलान। राजस्थान के रण में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। चूरू से किया राजस्थान में चुनावी शंखनाद। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी किया प्रहार। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर जीएसटी के सभी मामलों की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। केस ट्रांसफर को मंजूरी। 27 से ज्यादा याचिकाएं हैं लंबित। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ। चुनाव से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में राजनाथ ने इस वक्त के सबसे गर्म मुद्दों पर करारा जवाब भी दिया है। कल ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने यह दावा किया था कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में 20 लोगों की हत्या करवाई है। राजनाथ सिंह ने इस आरोप को खारिज कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आतंकी किसी पड़ोसी देश से हमारे यहां आतंक फैलाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान से ही क्यों ना हो, तो हम घुसकर आतंकियों को मारेंगे, आतंक का खात्मा करेंगे। अभी कल ही जो है गार्डियन, फॉरेन पब्लिकेशन है गार्डियन, उसमें एक आर्टिकल आया है। उसमें कहा है, उस आर्टिकल ने कहा है कि जो है भारत ने पाकिस्तान की धरती में 20 लोगों को, 20 इंडिविजुअल्स को, टेररिस्ट को जो है पिछले कुछ सालों में मारा है, उन्हीं की धरती में जाके मारा है। और जो है इस पर तमाम क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत लोगों से बात की है। ये पहले हम लोगों के बारे में कनाडा में भी बोला गया, यूएस में भी ये चर्चा हुई पहले, पर पाकिस्तान की ये नई चर्चा है, 20 लोग। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या, उस आर्टिकल में ये भी कहा है कि जो है भारत जो है केजीबी और मुसाद से जो है काफी इन्फ्लुएंस्ड है, तो उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ वगैरह इस तरीके का काम कर रही है। कोई स्लीपर सेल है यूएई में, उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है। और 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर भी आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया। और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं है।
तो लोकसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियां एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगा रही हैं। इस पर राजनाथ सिंह ने खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना चाहती है। एजेंसियों पर विपक्ष का आरोप निराधार है। ईडी और सीबीआई पर विशेष इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो इस्तेमाल हो रहा है, ऑपोजिशन कह रही है, वो सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स को हैरेस करने के लिए हो रहा है। वो कहते हैं कि ज्यादातर इसमें ऑपोजिशन लीडर्स को ही हैरेस किया जाता है। यहां तक कि 2 मुख्यमंत्रियों को भी आपने जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। अपोजिशन का यह आरोप पूरी तरह से तथ्यों से परे है, पूरी तरह से निराधार है। एजेंसी अपना काम कर रही है। करप्शन को हम रूट आउट करना चाहते हैं। न रूट आउट हो तो कम से कम मिनिमाइज तो हम करने चाहते हैं। हमारा यही एफर्ट है। और उसके लिए एजेंसी यदि अपना काम कर रही हैं और लगता है विपक्ष को एजेंसी गलत काम कर रही हैं, गलत तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है, तो उसको लेकर वह कोर्ट भी जा रहे हैं। तो कोर्ट से उनको जो रिलीफ मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं रिलीफ मिल रही है? क्या आप ये कह देंगे कि कोर्ट के ऊपर हम लोगों ने अपना प्रभाव जमा रखा है? इस तरीके से बेबुनियाद निराधार आरोप लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने गिरेबान में झांक कर विपक्ष देखे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राहुल जोशी के साथ ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की। कांग्रेस की सरकार ने यह वादा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन कर दी जाएगी। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी पर कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में 5 न्याय का जिक्र किया गया है, जिसके केंद्र में है बराबरी, महिलाएं, युवा, मजदूर और किसान। इसके साथ ही मैनिफेस्टो में 25 गारंटियां भी शामिल की गई हैं। ये गारंटियां अलग अलग वर्गों के लिए तैयार की गई हैं। कांग्रेस ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी विरोध किया है और दल बदल कानून को और सख्त बनाने का वादा भी घोषणा पत्र में किया गया है। घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा। तो कांग्रेस के चुनावी वादे को समझते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, गरीब किसानों और युवाओं पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या कुछ वादा किया गया है? हाइलाइट्स क्या है इस घोषणा पत्र की? देखिए, दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र का इंतजार इस वजह से किया जा रहा था, जिसको आज जारी कर दिया गया कि जिस तरीके से कांग्रेस मोदी सरकार पर हमला बोल रही है, उस हमले के बचाव में कांग्रेस क्या करना चाहती है, कांग्रेस का विजन का है। तो यहाँ पे जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा मोदी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही थी वो था रोजगार। तो उस घोषणा पत्र में रोजगार पर खास फोकस किया गया है और कहा गया है कि 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया है। मनरेगा के तहत 400 रुपए प्रतिदिन मजदूरी का वादा किया गया, जो अभी 250 से 300 रुपए प्रतिदिन तक है। युवाओं को 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप का वादा किया गया है। शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया गया है। तो ये सारी बातें रोजगार पर फोकस है। दूसरा, किसानों के मोर्चे पे जो किसान एमएसपी को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उनको भी साधने की कोशिश की गई है। एमएसपी के लिए कानून बनेगा, इसका वादा किया गया है। कर्ज माफी आयोग का गठन होगा, तय समय पर किस हालात में कर्ज को माफ किया जाए किसानों का, इसका फैसला लेने के लिए। जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया गया है, यानी खेती से जुड़े सामान पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये वादा किया गया। हाँ, सामाजिक समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है, ये कह करके कि जातिगत जनगणना कराया जाएगा, आरक्षण की 50% की सीमा को हटाया जाएगा, शिक्षा नौकरियों में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण सभी जातियों के लिए होगा और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए पीएमएलए कानून में बदलाव किया जाएगा, ये भी यहाँ वादा किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणा पत्र में वादा किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। अब देखना है कि बीजेपी क्या घोषणा पत्र में क्या होता है। वहां भी लगातार घोषणा पत्र कमेटी की बैठकें चल रही हैं।
शुक्रिया लक्ष्मण जी, कांग्रेस के घोषणा पत्र की सारी जानकारी हमें बताने के लिए। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के रण में भी सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। चूरू में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। अब की बार 400 पार का नारा दोहराते हुए पीएम मोदी ने अपनी सरकार की योजनाएं गिनाई और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी प्रहार किया। पीएम ने कहा, बीजेपी दूसरी पार्टियों की तरह सिर्फ घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय सिंह ने शराब घोटाले के पीछे भाजपा का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है और इस साजिश में बीजेपी के बड़े नेता शामिल हैं। संजय सिंह ने आगे कहा कि राघव मंगूटा के कई बार अपने बयान बदल चुके हैं। सुनिए। उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में, अरविंद केजरीवाल को जानते हो, अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है और 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है और वो बदल जाता है। वो वही साजिश का हिस्सा बन जाता है। संजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी के मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता बौखला गए हैं। देश में एक बहुत क्लियर सी लाइन है कि भ्रष्टाचारी क्या कह रहा है, आरोपी क्या कह रहा है, दैट डजंट मैटर। कोर्ट क्या कह रही है, जांच एजेंसी क्या कह रही है, गवाह क्या कह रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा मानना है कि इस समय आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो बौखलाए हुए हैं और वो कुछ भी सनसनी फैलाने के लिए कहते हैं। वहीं शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने जेल से जल्द बाहर आने की बात कही है। उन्होंने बीजेपी पर जेल की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने लिखा कि एजेंसियों पर दबाव बनाकर लोगों को जेल में भरा जा रहा है। देश को विश्व गुरु बनाने के एजेंडे पर उन्होंने कहा कि देश विश्व गुरु जरूर बनेगा, लेकिन जेल की राजनीति से नहीं बल्कि शिक्षा की राजनीति से। मनीष सिसोदिया की चिट्ठी पर अब बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि आप जेल में हैं और आप बाहर आने के और दोबारा मंत्री बनने के सपने छोड़ दीजिए। 1.25 साल से आप हर कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल है। इतना पैसा आप लोगों ने दिल्ली का लूटा और अब आप चिट्ठियां लिख के इमोशनल चिट्ठियां लिख रहे हैं। इसकी सजा मिलेगी और आपने कहा हम जेल से फिर आएंगे। आप आओगे तो जरूर, लेकिन सजा पूरी करके आओगे। दोबारा आपको कभी सपना नहीं मिलेगा दिल्ली के लोगों की इस तरह से सेवा के नाम से लूटने का। ये सपना भूल जाना, ये दोबारा कभी आपको मिलने वाला नहीं है। तो पूरे देश में चुनाव का जबरदस्त माहौल है। ऐसे में ऑरेंज सिटी नागपुर की युवा पीढ़ी सरकार से क्या चाहती है, जानने के लिए हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा ने बात की है फर्स्ट टाइम वोटर्स से। देखिए। चुनावी सरगर्मियां तेज पर है और सबके उसमें यही है कि क्या बीजेपी इस बार 400 के पार होगी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऑरेंज सिटी नागपुर में हूँ और यहीं पर जो है भारत का 0 माइल जो है यहीं से शुरू होता है।
नागपुर की जनता के दिलो दिमाग में क्या है, आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बार के चुनाव को किस तरह से देखती है। ये बताइए कि इस बार का जो चुनाव है उसको आप कैसे देखती हैं? काफ़ी प्रोग्रेसिव है, बहुत सारा डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ है नागपुर में। इट हैज़ डेवलप्ड वेरी नाइसली, बहुत कन्वीनियंस हो गई है अब पब्लिक को, ट्रांसपोर्ट में, हर चीज़ों में। अब नागपुर इज़ नो मोर द सेम, इट हैज़ गॉन फार बियॉन्ड, बिकॉज यहाँ मेट्रो, एवरीथिंग हैज़ बिकम वेरी ईजी। कुछ यंगस्टर्स हैं यहाँ पर, आइए हम उनसे बात करते हैं कि ये बताइए कि इस बार का जो चुनाव है उसको आप कैसे देखती? मोदी सरकार मोदी सरकार लगता है 400 के पार होगी? हाँ नहीं आपको लगता है होगी? अभी 400 के पार? हाँ होगी। आपको नहीं लगता? क्यों नहीं लगता, पता नहीं, बट नहीं होगा। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है सभी एरियाज में, नॉट इन महाराष्ट्र, ऑल ओवर। आप देखिए हमारा भारत देश, इंडिया कितना आगे जा रहा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आगे भी हमको अगर अच्छा देखना है इन एवरी एरियाज, हम अगर देखें तो अच्छा होना चाहिए और अच्छा होगा। लोगों को और भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिले, उनका बाकी चीज़ों में भी काफ़ी अच्छा, जैसे नॉलेज, एजुकेशन से रिलेटेड भी वो काफ़ी आगे रहे, और बाकी जैसे ट्रांसपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें उसमें भी तरक्की देखना चाहती हूँ। चलिए अब चुनावी खबरों के बाद बात करते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की। आज रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को नहीं बदला। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि पॉलिसी के 5 सदस्यों ने रेपो रेट नहीं बदलने के पक्ष में वोट किया, जबकि एक सदस्य ने रेट कट का पक्ष लिया। इसके साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7% पर बरकरार रखा गया है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिटेल महंगाई के अनुमान को भी 4.5% पर बरकरार रखा गया है। पॉलिसी पर क्या कुछ कहा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने, आइए आपको सुनाते हैं। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Since the last policy, the growth inflation dynamics have played out favorably. Growth has continued to sustain its momentum, surpassing all projections. As the uncertainties in food prices continue to pose challenges, the MPC remains vigilant to the upside risks to inflation that may derail the path of disinflation. The MPC therefore decided to keep the policy rate unchanged at 6.5% in this meeting and also remain focused on withdrawal of accommodation. तो आरबीआई ने दरों में बदलाव नहीं किया है, लेकिन एक बड़ा ऐलान जरूर किया है कि अब आप यूपीआई के जरिए भी एटीएम मशीन में कैश जमा करा सकते हैं। कैसे काम करेगी ये सुविधा, इसकी जानकारी देने के लिए चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी बताएं, ये सुविधा किस तरह से काम करेगी? जी हां, अब कैश डिपॉजिट करना काफी ज्यादा आसान होने वाला है। कैश डिपॉजिट मशीन में जाकर के कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड ले जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको करना सिर्फ यह है कि आपको अपना मोबाइल अपने पास रखना है और इस मोबाइल में सुनिश्चित करना है कि उसमें यूपीआई ऐप डाउनलोड है कि नहीं है। अगर डाउनलोड नहीं है तो चंद मिनटों का काम होता है, यूपीआई ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फिर आप जो कैश जमा करना है उसे लेकर के कैश डिपॉजिट मशीन के पास चले जाइए। अब उस कैश डिपॉजिट मशीन में आप जाएंगे तो आपको देखना यह है कि वहां पे यूपीआई से डिपॉजिट करने की सुविधा है कि नहीं है। अभी हो सकता ना हो, सॉफ्टवेयर अपडेट करने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन जैसे सुविधा आ जाए तो आपको जाना है उस कैश डिपॉजिट मशीन में जहां पे यूपीआई की सुविधा है और वहां पे आपको विकल्प पूछेगा। उस विकल्प में आपको यूपीआई के जरिए कैश डिपॉजिट करने वाला विकल्प, यूपीआई का विकल्प का बटन दबाना या फिर उसको टच करना है। कई जगह टच स्क्रीन है, जैसे आप टच करेंगे एक क्यूआर कोड आ जाएगा।
वो QR कोड जैसे ही देखिए हाथ में आपके पास मोबाइल है, UPI ऐप खोलिए, उसके स्कैनर में जाइए, उस स्कैनर से उस QR कोड को स्कैन करिए। जैसे आप उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपकी डिटेल वहां पे स्क्रीन पे सामने आ जाएगी और डिटेल को देख लीजिए सब ठीक ठाक तो है। उसके बाद आपके पास शटर एक खुलेगा जहां पे कैश डिपॉजिट करना होता है। यहां ध्यान दीजिएगा, उस शटर में जो भी आप कैश देख रहे हैं वो नगद रुपया ही जाता है, उसमें क्या कहते हैं कॉइन नहीं जाता है, और रुपया मुड़े उड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए, नहीं तो कैश डिपॉजिट मशीन रुपया को वापस कर देती है। जैसे उसमें पैसा डालेंगे तो कैश को पहले मशीन वेरीफाई करेगी, डिटेल वेरीफाई करेगी, फिर स्क्रीन पे दिखा हुआ आ जाएगा आपने इतना कैश जमा किया है, इस अकाउंट में आपका पैसा जा रहा है। आप एक बार देख लीजिए कि कैश उतना ही है ना, अकाउंट नंबर ठीक है ना, उसको जैसे आप ओके करेंगे आपका कैश जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी आपके पास ATM कार्ड या डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ी, ये इसकी सबसे बड़ी सुविधा होगी। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज RBI पॉलिसी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार रहा। निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई, लेकिन बैंक निफ्टी नए शिखर के करीब पहुंचा। पूरा हाल समझते हैं सुमित से। तो सुमित बताएं आज हाइलाइट्स क्या रही बाजार की? देखिए आज मार्केट्स का अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें तो वैसे तो बाजार दायरे में ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन एक अच्छा अपमूव आपको दिखाई पड़ा बैंकिंग स्पेस के अंदर। पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स आएंगे जहां पर कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी थी, SBI में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही साथ HDFC बैंक लगातार 7वां दिन जबकि चला। बजाज फिनसर्व एक और नाम जहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में ग्रासिम 1.5% 2% नीचे रहा, अल्ट्राटेक सीमेंट 2% नीचे रहा, L&T 1.5% नीचे रहा और बजाज ऑटो करीब 1.5% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में IIFL फाइनेंस वापस 13% ऊपर, आवास फाइनेंशियल करीब 10% ऊपर, NBCC 9.5% ऊपर और NCC भी करीब 7% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों में बिरला सॉफ्ट 4% नीचे, वेरॉक करीब 3% नीचे, JK लक्ष्मी सीमेंट 3% नीचे और साथ ही साथ श्नाइडर भी रफली 3% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होता दिखाई पड़ा। आज बैंक्स का दिन था तो उसमें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HDFC बैंक जहां पर एक जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो इन सभी शेयरों पर आपको नजर बनाकर रखें। कई बार हमने बात की इसकी कि ये लाइन जो है ना, ये जो कोविड के टाइम से ट्रेंड लाइन चली आ रही है, इस पे ये सपोर्ट ले रहा है। पिछली बार भी जब वो बड़ी गिरावट आई थी, वो 200 वीक मूविंग एवरेज भी इसने ब्रीच किया था, लेकिन उसके बाद भी इस लाइन को इसने नहीं डिसाइसिवली ब्रीच किया। ये वीकली चार्ट में कुछ ग्रीन बार्स बनने शुरू हुए हैं। इन लेवल्स पर ऑब्वियसली कुछ लॉन्ग ओनली फंड्स बाय कर रहे हैं। प्राइस करेक्शन खत्म हो चुकी है, अब टाइम करेक्शन, टाइम कंसोलिडेशन चल रहा है। वो जहां पर खत्म होगा वो एक पॉजिटिव होगा। जितनी सेलिंग हुई है FIIs की वो वाकई में ट्रांसलेट होती है नंबर्स में, और अगर ये 55.5% के नीचे आ गई तो यहाँ पर जो बाइंग आएगी FIIs की वो $2 बिलियन की होगी। अभी जो BSE पे डेटा अवेलेबल है वो हम कैलकुलेट करते हैं तो FII की शेयर होल्डिंग एग्जैक्टली 4.48% कम हुई है। MSCI में इस रिव्यू में जो है इंक्लूजन हो सकता है। मेरा व्यू कह रहा है पिछले 2 महीने से कि इसमें SIP करिए। मैं अभी भी ये मान रहा हूँ कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हम 1 या 2 साल के बाद बात करेंगे, ठीक है। मेरा अभी भी ये मानना है कि ये SIP इन्वेस्टर्स को बहुत पैसा बना के देगा। HDFC बैंक 2 साल का व्यू रखना होगा आपको। चलिए बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब कुछ और खबरें। साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एंड्रॉयड और आईफोन दोनों की सुरक्षा को लेकर चेतावनी जारी की है। CERT के मुताबिक दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में कई खामियां हैं जिससे हैकर्स आसानी से आपका डाटा चुरा सकते हैं। देखिए पूरी खबर। आप चाहे आईफोन इस्तेमाल करते हों या फिर एंड्रॉयड मोबाइल, अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो हैकर्स इसे आसानी से निशाना बना सकते हैं। साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट ने दोनों को लेकर चेतावनी जारी की है। iOS में ये सिक्योरिटी रिस्क आईपैड, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रो विजन हेडसेट समेत आईफोन 8 से पुराने सभी मॉडल में पाया गया है। एप्पल ने इनके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट मुहैया करा दिया है, लेकिन आपको जल्द से जल्द अपना मोबाइल सिस्टम अपडेट करना होगा। एंड्रॉयड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर एंड्रॉयड 14 सिस्टम का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। यहाँ सैमसंग ने अपने फ़ोन्स के लिए इसका सिक्योरिटी पैच जारी करना शुरू कर दिया है, लेकिन बाकी कंपनियां जल्द ही अपडेट सॉफ्टवेयर जारी करेंगी।
आप ये कर सकते हैं कि अपने फ़ोन को अपडेटेड रखें, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच फ़ोन पे रखें। नंबर 2, कोई भी ऐसे संदिग्ध लिंक्स या कोई भी ऐसे जो आपको फॉरवर्ड आ रहे हैं उसको क्लिक ना करें जिसको आप जानते नहीं है, बस एक वर्डिंग अच्छी लग रही है उसके बलबूते पे आप उसको क्लिक मत करिए, क्योंकि क्या पता वो वल्नरेबिलिटी को एक्सेस करके आपके फ़ोन में से आपका पर्सनल डेटा चोरी कर ले। मूल बात यह है कि अगर आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड नहीं है तो आपका मोबाइल भी रिस्क में है। अपने सिस्टम की जांच कीजिए और उसे हमेशा अपडेट रखिए। असीम मनचंदा, दिल्ली। तो आज कंज्यूमर अड्डा में हम करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा कि एंड्रॉयड और आईफोन दोनों यूजर्स का डेटा खतरे में है और सरकार की तरफ से जो वार्निंग जारी की गई है उसमें क्या कुछ खास कहा गया है और आप कैसे अपने फोन को इससे बचा सकते हैं। तो देखिए कंज्यूमर अड्डा आज शाम 5:57 पर। एक साल में हमारी और आपकी भोजन की थाली महंगी हुई है या सस्ती? आप कहेंगे कि महंगी ही हुई है, लेकिन क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बात आधी सच है और आधी गलत। थालियों की महंगाई पर क्रिसिल रिसर्च की ये कहानी बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। जी, आपकी थाली महंगी हुई है या सस्ती हुई है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पिछले एक साल में आपकी थाली पर महंगाई का थोड़ा सा झटका पड़ा है, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपकी थाली थोड़ी सस्ती हुई है। ये कहना है क्रिसिल का, जो कि थाली इन्फ्लेशन के ऊपर रिपोर्ट लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेरियन थाली की, जो कि पिछले एक साल में 7% महंगी हुई है। अगर हम बात करें पिछले साल की 2023 में एक औसत जो थाली है उसकी कीमत हुआ करती थी 25 रुपए 50 पैसे, जो कि मार्च 2024 में बढ़कर 27 रुपए 30 पैसे हो गई है। अब ये महंगाई हुई क्यों है? तो कंपोनेंट्स देखते हैं जो थाली में हमारी चीजें होती हैं। प्याज की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी है 40%, जो सलाद में भी इस्तेमाल होता है, सब्जियों में भी इस्तेमाल होता है। यही बात हाल टमाटर का भी है 36%। आलू तमाम सब्जियों में इस्तेमाल होता है, 22% बढ़ोतरी हुई है इसकी कीमत में। चावल में 14% की बढ़ोतरी हुई है इसकी कीमत में, और दाल भी 22% बढ़े हैं। और यही कारण है कि जो आपकी ओवरऑल थाली है वो महंगी हो गई है। अब बात करते हैं हम नॉनवेज थाली की। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको 7% गिरावट देखने को मिली है उसकी कीमत में, यानी कि सस्ती हुई है आपकी नॉनवेज थाली। और उसके पीछे कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण यह है कि जो नॉनवेज के कंपोनेंट्स होते हैं वो सस्ते हुए हैं। मार्च 2023 की हम बात करें तो 59 रुपीस 20 पैसे ये प्रति प्लेट कीमत थी एक नॉनवेज थाली की। वही अगर इस पिछले महीने की हम बात करें तो 54 रुपए 90 पैसे हुए हैं, जो कि कम है पिछले साल के मुकाबले में। तो ये एक गिरावट देखने को मिली। और ऐसा हुआ क्यों है? तो चिकन की कीमत गिरी है, 16% तक गिरावट हुई है पिछले एक साल में चिकन की कीमत में। और वही कारण है कि जो आपकी नॉनवेज थाली है वो सस्ती हुई है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।